बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सरकार क्या है। और इस अध्याय के तहत हमने इसका पूर्व का जो भाग पढ़ा था उसमें जाना कि सरकार किसे कहते हैं, यानी कि सरकार का अर्थ के बारे में हमने बात की। साथ ही हमने ये बात की कि जो सरकार होती है वो कौन कौन से कार्य करती है। इन कार्यों के तहत हमने जाना कि सरकार हमारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, हमारी जो भी आवश्यक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए कार्य करती है। सरकार हमारे देश की रक्षा करने का कार्य करती है। साथ ही सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के विवादों को निपटारे के लिए कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं हमें प्रदान की जाती है, जैसे अस्पताल, विद्यालय, पेट्रोल पंप की सेवा, संचार की सेवा, डाक विभाग की सेवा, रेल विभाग की सेवा, तो ये हमें प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं वो सरकार करती है, जिनके बारे में हमने पूर्व के भाग में अध्ययन किया। साथ ही हमने यह भी जाना बच्चों कि जो सरकार होती है वो 3 स्तरों से मिलकर कार्य करती है, यानी कि अपने कार्यों को बांटकर केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर सरकार शासन चलाती है। ठीक है, आज का जो हमारा भाग 2 है बच्चों, इसमें हम सरकार के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरकार एवं कानून की बात कर लेते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा था कि सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, उसमें हमने जो महत्वपूर्ण कार्य की बात की थी जो थी कि सरकार के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है और उनको लागू किया जाता है। तो इसके बारे में हम इस भाग में देख लेते हैं कि सरकार कानून का निर्माण किस तरीके से करती है और उन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाती है। सरकार कानून बनाती है, ये हमें पता है कि जो भी हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं वो सरकार बनाती है। ये काम जो है वो सरकार का होता है। सरकार के जो भी प्रतिनिधि जाते हैं, जो सत्ता में आते हैं, उनके द्वारा जो संस्थाएं होती हैं, व्यवस्थापिका जो हमारे कानून बनाने का कार्य करती है, देश के अंदर संसद होती है जो कानून बनाती है, तो वह उन कानूनों को बनाती है, साथ में कार्यपालिका के द्वारा उन कानूनों को लागू किया जाता है। इसके बाद में कानूनों का निर्माण करने की जो ताकत होती है वो सरकार के पास ही होती है। सभी लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। सरकार ऐसे नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ही, बल्कि कानूनों का जो निर्माण होता है सभी लोगों के लिए किया जाता है और इनमें समानता को और न्याय को पूरी तरीके से सम्मिलित किया जाता है, यानी कि समानता और न्याय को इन कानूनों के अंतर्गत बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है। कानूनों को मानने के लिए लोगों को बाध्य करने की भी ताकत होती है सरकार के पास में। ये बाध्य कैसे किया जाता है भाई? कानूनों को बाध्य करने के लिए सरकार कौन कौन से कार्य करती है। जैसे मान लो एक कानून बना हुआ है, सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं उनको विद्यालय में भेजना जरूरी है, उनको शिक्षा प्रदान करना जरूरी है। ये हमारे एक कानून बना हुआ है, आप भी जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करे, इसको न माने, तो सरकार उसको बाध्य कैसे करेगी भाई? ऐसे जो भी परिवार हैं जिनके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनका सर्वे किया जाता है। सर्वे में पता चल जाता है, राशन कार्ड में लिखा हुआ होता है, भामाशाह में भी लिखा होता है बच्चों को की जो उम्र और उनके संख्याएं कि कितने बच्चे हैं। तो फिर जब सरकार को ये बात पता चल जाती है, अधिकारियों को, कि इस परिवार में ये बच्चा है जो इतनी उम्र का है लेकिन ये स्कूल नहीं जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर दबाव डाला जाता है और फिर उससे बार बार में ये चीज़ पूछी जाती है। अगर फिर भी वो विद्यालय नहीं भेजता है तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं बाध्यता का। आपको पता है कि सभी जो भी व्यक्ति हैं जो वाहन चलाते हैं, जैसे स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार एक ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। यानी कि क्या आपको ड्राइविंग आती है, यानी गाड़ी चलाना आता है। इसके लिए आपको एक अपना परिचय पत्र देना पड़ता है कि हाँ मुझे ड्राइविंग आती है, मैंने ड्राइविंग सीखी है। और यह कार्ड तभी बनता है बच्चों जब व्यक्ति को पूरे अच्छे प्रकार से सारे सड़कों के नियमों का पता हो, साथ में उसको गाड़ी भी चलाना आता हो। ठीक है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, ये जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ियां चलाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, परिवहन के विभाग के जो अधिकारी होते हैं जो उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने पे वो उनसे क्या मांगते हैं कि भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। अगर नहीं मिलता है तो उन पे चालान काटा जाता है, यानी जुर्माना लगाया जाता है।
और अगर वह व्यक्ति छोटा है यानी 18 वर्ष से कम का है तो फिर या फिर वो बहुत दूसरा व्यक्ति है जिसने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया और उससे कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को फिर सजा भी दी जाती है, जेल की सजा दी जाती है। तो ये भी बाध्यता की जाती है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। यानी कि अगर कानूनों का पालन नहीं होता है तो उसके लिए सरकार लोगों को बाध्य करती है। बाध्य कैसे करती है? जुर्माना लगाकर, सजा लगाकर, दंड देकर इससे लोग बाध्य हो जाते हैं कार्य करने के लिए, कानूनों को मानने के लिए। कानूनों के पालन के में लापरवाही होती है। अगर मान लो ऐसा हो जाता कि किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया और उसके द्वारा किसी की एक्सीडेंट हो गया, उसके लग गई, तो लापरवाही हुई कि नहीं सरकार के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा? क्योंकि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि उनको ये देखना चाहिए था कि ड्राइविंग लाइसेंस बना है या नहीं बना। इस लापरवाही के लिए ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तो उन लापरवाहियों को के लिए सामान्य जो जनता होती है वो न्यायालय में भी जा सकती है, क्योंकि न्यायालय भी सरकार का ही अंग होते हैं और न्यायालय के द्वारा कानूनों को नहीं मानने पर या सरकार के द्वारा कानूनों का पालन सही तरीके से नहीं करवाने पर न्यायालय के द्वारा क्या की जाती है? सुनवाई की जाती है और फिर सरकार को आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर उन आदेशों को सरकार को मानना जरूरी होता है। न्यायालय की जो भी बात होती है, आदेश होते हैं, उनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों को मानना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे देश का जो न्यायालय आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का चित्र है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है, जो कि हमारे कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश की राजधानी में। देश की राजधानी कहाँ है बच्चों? देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके द्वारा सरकारों को विभिन्न प्रकार के आदेश दिए जाते हैं। अगर सरकार कानूनों का पालन सही नहीं कर रही या लोग कानूनों का ढंग से पालन नहीं कर रहे तो इसके लिए न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है और न्यायालय फिर आदेश देता है। तो इस तरीके से बच्चों कानूनों का निर्माण होता है, सरकार उन कानूनों को लागू करती है, उनका क्रियान्वयन करती है, सही प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है, जुर्माने की भी व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो भी उल्लंघन करेगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, सजा उसको मिलेगी। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कानून बनाने का कार्य सरकार का होता है। देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही एक तरीका है जिससे सरकार काम करती है, यानी कि कानूनों के द्वारा ही सरकार सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकती है। वरना तो क्या होगा? वरना तो सरकार की कोई बात ही नहीं मानेगा ना। क्यों? क्योंकि सड़क पे हम बिना हेलमेट के जाएंगे, हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। अगर हमारे ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, अगर हमारे ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले रोक कर जुर्माना लगाएंगे, हमारी गाड़ी को जब्त नहीं करेंगे, तो हम कभी भी हेलमेट नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? कानून तो बिल्कुल होने जरूरी है, तभी सरकार के द्वारा कार्य किए जा सकते हैं और जब भी जनता उन कानूनों को मानेगी, उनका पालन करेगी। जैसे बाल मजदूरी के लिए कानून बने हुए हैं, बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए मजदूरी को निषेध माना है, यानी उनसे काम नहीं करवाना है 14 वर्ष से कम बच्चों को, तो ये बाल मजदूरी का कानून बना हुआ है। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, जैसे अभी हमने चर्चा की ड्राइविंग लाइसेंस की और हेलमेट की, तो ये सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कानून बनाए जाते हैं। अभी हमने शिक्षा के अधिकार, शिक्षा का जो कानून है उसकी बात की। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य के अलावा और भी कई ऐसे कानून हैं, इनके बारे में आप भी बच्चों चर्चा कर सकते हैं। आप भी अपने देख सकते हैं कि आप कौन कौन से कानूनों के बारे में सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं, टीवी में, न्यूज़ में सुनते हैं कि किस कानून के लिए कौन सी बहस हो रही है। इन सब के बारे में भी आप जान सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे कौन कौन से कानून बने हुए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिनके लिए हम दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो वो आपको भी अपने सारी घटनाओं के बारे में जागरूक रहकर उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कानूनों के पालन करने व करवाने में अगर सरकार द्वारा लापरवाही की जाती है तो जनता द्वारा न्यायालयों की शरण ली जा सकती है। अगर सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती या वो कानून बनाए रखे हैं उन कानूनों की रक्षा नहीं कर पाती तो आम जनता न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में अपनी याचिका लगा सकते हैं और न्यायालय के द्वारा फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। जैसे धर्म जाति के भेदभाव पर अगर सरकारी पद पर लेना, मान लो धर्म जाति के आधार पर सरकार के द्वारा लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे कानूनों के तहत तो ये बात लिखी हुई है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर सरकारी अधिकारियों के द्वारा
किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ये भेदभाव किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उस कानून का वो मान नहीं रहे हैं। तो ऐसे में न्यायालय में जाया जा सकता है। ऐसे लोग जो कि ये भेदभाव कर रहे हैं उनको सजा हो सकती है। सरकारी सेवाओं के उपयोग से वंचित रखना, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि आम जनता को कोई सेवा प्रदान की जा रही है लेकिन कुछ जो अधिकारी होते हैं वो सेवा प्रदान नहीं करते हैं। जैसे होता ही है, मान लो हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो हमें सेवा अच्छे प्रकार से नहीं प्रदान करते हैं, तो इसके लिए भी बच्चों सरकार के लापरवाही के विपरीत यानी कि लापरवाही के विरोध में जनता न्यायालय में जा सकती है। इसके लिए बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली सही प्रकार से प्रदान नहीं की जा रही, या बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, बिजली का जो बिल होता है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो ऐसे में लोग इकट्ठा होकर धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं और वो न्यायालय में जाते हैं कि हमारी जो बिजली की सुविधा है हम जितना उपयोग नहीं करते उससे ज़्यादा हमसे पैसा लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो फिर न्यायालय के द्वारा ऐसे सरकार को फटकार लगाई जाती है और तुरंत प्रभाव से बिजली की जो वाजिब दरें होती हैं वो लगाई जाती हैं। तो ऐसे कई उदाहरण होते हैं। जैसे जल के लिए भी लोग अगर जलापूर्ति नहीं होती है या कोई और कानूनों के माध्यम से किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी सरकार के लापरवाही के प्रति लोग इकट्ठा होकर न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय के द्वारा फिर सरकार को आदेश दिया जाता है और फिर उस आदेश के तहत सरकार लोगों के हितों के लिए कार्य करती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों जो हमने जानी। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि पूरे देश में, संसार में अलग अलग तरीके की सरकारें चलती हैं और उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की सरकारें होती हैं। कौन सी? राजतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार। अच्छा बच्चों, ये आपको ध्यान होगा कि हमारा देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? 1947 में। 1947 में आज़ादी से पहले हमारे देश की जब हम बात करते हैं तो आपने हमारे अतीत वाली किताब में पढ़ा होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले राजा रहते थे। बहुत सारे राज्य में अलग अलग राजाओं का शासन था। ठीक है, राजा ही वहाँ के शासन चलाते थे, वहाँ का सारा कार्य कौन करता था? राजा करता था। राजा नहीं हो तो मान लो उसकी पत्नी जो होती थी रानी करती थी। ठीक है, इसमें जनता का कोई भाग नहीं होता था राजा बनाने में। राजा कैसे बनता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो जब ऐसी शासन व्यवस्था यानी ऐसी सरकार, क्योंकि सरकार क्या है? शासन चलाने की व्यवस्था ही सरकार है। तो शासन चलाने की ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा के द्वारा शासन किया जाए, राजा या रानी के द्वारा, उसे हम राजतंत्र व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको चित्र दिखाई दे रहा है एक राजा का। या राजतंत्र में क्या होता है? राजा या रानी के द्वारा ही पूरे अपने राज्य की, पूरे उस क्षेत्र की जिस पे उनका शासन है वो चलाया जाता है। अब राजा रानी कैसे शासन चलाते हैं भाई? वो चलाते हैं, उनके कुछ सलाहकार होते हैं। सलाहकार जैसे आपने कोई फिल्म देखी हो या कोई ऐसा पुराना धारावाहिक देखा हो जिसमें राजा रानी की बातें बताई जाती हैं। बहुत सारे हमारे सीरियल चलते हैं टीवी के अंदर, क्योंकि वर्तमान में तो हमें राजतंत्र का कोई उदाहरण मिलेगा नहीं, तो हम टीवी में देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी एक सलाहकार मंडली होती है, जो उनके मंत्री होते हैं वो ही राज दरबार में बैठे होते हैं, वो ही पूरा शासन से संबंधित निर्णय लेते हैं। ठीक है, और ये राज दरबार में होता है। ये आपने टीवी के धारावाहिक में देखा होगा बच्चों। तो इनका एक छोटा सा एक समूह होता था जिसे मंत्री समूह कहा जाता था, और वही मंत्री समूह पूरे राज्य के लिए क्या करता था? निर्णय लेता था। ठीक है, शासन चलाता था। तो ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो गई, राजतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था हो गई। क्या हो गई? राजा के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे राजतंत्रात्मक सरकार कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों दूसरी भी एक महत्वपूर्ण सरकार का रूप होता है, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता। क्या होता है? जनता। और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। तंत्र का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, या फिर शासन कह सकते हैं हम इसको। लोक यानी जनता, व्यवस्था और या फिर शासन। तंत्र का मतलब, तो इसका क्या मतलब होगा? जनता का शासन, जनता की व्यवस्था। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा सरकार का रूप होता है बच्चों जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाता है। अब आप ये सोचोगे कितनी बड़ी जनता कैसे शासन करेगी? इसके लिए ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वो मतदान करते हैं, वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद में वो अपने प्रतिनिधि चुनते
चुनते हैं। प्रतिनिधि मतलब सरकार को चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है। जैसे आप देख सकते हो हमारे पूरे गांव को चलाने के लिए किसका चुनाव किया जाता है? सरपंच का। हमारे पूरे वार्ड को चलाने के लिए किसका चुनाव किया जाता है? एक पंच का, वार्ड पंच का। फिर सरपंच का चुनाव किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, जिला प्रमुख का चुनाव किया जाता है, फिर विधायक का चुनाव किया जाता है, सांसद का चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। किसमें? लोकतंत्र में। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। जनता का यानी कि जनता का ही है, जनता द्वारा वोट डालकर और फिर जनता के लिए शासन होता है, जिसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। इन दोनों सरकारों के हमने बात कर ली कि सरकारों के दो प्रकार होते हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। अब बच्चों इन सरकारों का हम अंतर देख लेते हैं कि इन दोनों सरकारों में क्या मुख्य अंतर है। हम पहला अंतर देखते हैं राजतंत्र में। जो पहला अंतर है बच्चों वो है, राजतंत्रीय सरकार में राजा या रानी के पास शासन चलाने की बागडोर होती है। राजतंत्र में तो राजा और रानी शासन चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन होता है। और चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करता कौन है भाई? जनता की जो होती है वो ही शासन के लिए लोगों को चुनती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? लोकतंत्र में जो चुनाव होता है और उसके बाद में सरकार का चयन किया जाता है और सरकार ही सत्ता में आती है, फिर वह शासन करती है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है बच्चों? सलाहकारों का समूह होता है जिसे राजा द्वारा चुना जाता है। यानी कि राजतंत्र के अंतर्गत कुछ लोग होते हैं जिनको राजा चुन लेते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर राजा खुद चुनते हैं और फिर वो सलाहकार जो मंडली होती है वही शासन चलाती है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में रहकर शासन किया जाता है। यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कार्यपालिका में जाते हैं, कुछ लोग व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और फिर वो ही शासन चलाते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर होता है, राजतंत्र में अंतिम निर्णय राज दरबार द्वारा किया जाता है और राजा व रानी अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, ना ही कोई सफाई देनी पड़ती है। देखो, राजा या रानी के द्वारा या राज दरबार में जो भी निर्णय लिया जाता है उसको सभी मानते हैं, कोई उनके प्रति आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं कह सकता कि ये निर्णय गलत है। उनको किसी भी तरीके के आधार की जरूरत नहीं होती। राजा रानी को उन्होंने जो बात कह दी वो अंतिम निर्णय है। ठीक है, उसको बदला नहीं जा सकता, न उनको सफाई देनी पड़ती है जनता को कि हमने ये बात क्यों कही, हमने ये निर्णय क्यों लिया। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों? लोकतंत्र में इसका बिल्कुल विपरीत होता है। चुनी गई सरकार अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लोकतंत्र में अगर सरकार के द्वारा कोई गलत निर्णय ले लिया जाता है या कोई गलत कार्य किया जाता है तो उसके लिए जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सत्ताधारी नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको जवाब देना पड़ता है, जनता को जवाब देना पड़ता है। अखबारों के माध्यम से उनकी ये बातें आती हैं। अगर फिर भी वो गलत हैं तो न्यायालय उनको सजा प्रदान करता है और उनको पूरी सफाई भी देनी पड़ती है और हर चीज का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाए जो कि जनता के हितों के विपरीत है। तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर आधार होता है भाई, जो भी निर्णय होते हैं वो जनता के अनुरूप ही होने चाहिए। यानी कि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, इसलिए सभी निर्णय जनता के अनुरूप होने चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो फिर जवाब देना पड़ता है लोकतंत्र के अंदर। तो ये मुख्य रूप से जो तीन अंतर हैं बच्चों, जो हमने राजतंत्र और लोकतंत्र के अंतर्गत पढ़ा, यानी कि राजा का शासन और जो लोगों का शासन है, जनता का शासन है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। अब हमारे देश की बात कर लेते हैं बच्चों कि हमारा जो देश है उसके अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार है। अब लोकतांत्रिक सरकार हमने पढ़ी ली कि जनता का शासन होता है, लेकिन ये चुनी कैसे जाती है, ये कार्य कैसे करती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा जो देश है भारत, वो एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व के अधिकांश जो देश हैं बच्चों वो सभी लोकतांत्रिक हैं। अधिकांश देश, कुछ देशों को छोड़ के कुछ देशों के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक है या फिर तानाशाही शासन व्यवस्था है, उसको छोड़कर बाकी जो देश हैं सभी में लोकतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित है और भारत में भी लोकतंत्र है। तो इसके लिए क्या होता है भाई, अगर हम ये बात करें कि भारत में
आजादी से पहले भी क्या लोकतंत्र था? बिल्कुल नहीं था। तो कौन सा शासन व्यवस्था थी, कौन सी सरकारें चलती थी? राजतंत्रात्मक, यानी राजाओं का शासन चलता था। तो हमने लोकतांत्रिक राज्य बनने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है। यह संघर्ष तो आप अच्छे प्रकार से जानते होंगे। हमारे अतीत की जो किताब है उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से अंग्रेजों से हमने लड़ाइयाँ लड़ी, विरोध किया, आंदोलन किया, 1857 की क्रांति हुई और किस तरीके से गांधी जी के द्वारा, विभिन्न नेताओं के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बलिदान दिया गया, अंग्रेजों से बार बार में उनका विरोध किया गया और फिर हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। तो ये संघर्ष सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ बच्चों, ऐसे बहुत सारे देश थे हमारे अलावा, वहाँ पर भी राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, वहाँ पर भी दूसरे देशों के लोगों ने गुलाम बना रखा था। तो वहाँ पर भी लोकतंत्र के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, लोगों ने बहुत सारी ऐसे विद्रोह किए और फिर जाके वहां पर लोकतंत्र का निर्माण हुआ। तो भारत के साथ में अन्य देशों के द्वारा भी यह संघर्ष किया गया लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। हमने पढ़ा कि लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है वो वोट में होती है, मतदान में होती है। और मतदान किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्तियों के द्वारा। इसलिए लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली, जो सबसे ताकतवर जो होता है वह नागरिक होता है, क्योंकि नागरिक के पास ही सरकार को चुनने के लिए एक हथियार होता है जिसका नाम होता है वोट। और वोट के द्वारा ही लोगों को, प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वही लोग सत्ता में जाकर सरकार बनाते हैं और फिर सरकार के द्वारा शासन किया जाता है। यानी कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। सारे जो कार्य होते हैं वो लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो हथियार है वो है मताधिकार। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वृद्ध व्यक्ति हैं जो वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग के बाद में शाही लगाई जा रही है। आपने भी देखा होगा कि आपके परिवार में जो भी लोग वोटिंग करके आते हैं उनकी हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर एक शाही लगी होती है और ये किसका प्रतीक होता है कि इन्होंने मतदान कर दिया है, वोट डाल दिया है। तो ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत होती है। कौन सी? मतदान, यानी कि वोट की ताकत। और ये हर व्यक्ति को प्राप्त होती है जो कितने का हो? 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, क्योंकि मतदान का अधिकार सिर्फ वयस्कों को दिया गया है, बच्चों को नहीं। तो इसलिए जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो यह अधिकार आपको भी प्रदान कर दिया जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं बच्चों कि हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो किस तरीके से बनती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे देश विदेशों में या संसारों में लोकतांत्रिक सरकार है वो सभी प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब यानी कि जनता स्वयं आकर सरकार नहीं चलाती बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनती है चुनाव के माध्यम से, और वो प्रतिनिधि फिर सत्ता में आते हैं और फिर वह सरकार चलाते हैं। मान लो इसके लिए हम जैसे ये देखें कि लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये थोड़ी सरकार चला रहे हैं, ये लोग सरकार नहीं चला रहे, बल्कि ये लोग क्या करते हैं? मतदान करते हैं। मतदान के बाद में ये क्या करते हैं? किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। जब वो प्रतिनिधि बन जाता है, मान लो कोई सरपंच बन गया तो वह सरकार चलाएगा, शासन चलाएगा। मान लो विधायक बन गया तो वो अपने विधायक क्षेत्र का शासन चलाएगा। सांसद चुना तो वो अपने संसद में जाके उनके कार्य करेगा। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये इन लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि जनता ने मतदान डाला, प्रतिनिधि चुने, प्रतिनिधि ने जनता के लिए कार्य किया। तो इसलिए हमारे लोकतंत्र को प्रतिनिधि सरकार कहा जाता है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार चलाते हैं। प्रतिनिधि सरकार किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ये परिभाषा कई बार पूछ लिया जाता है प्रतिनिधि सरकार के बारे में, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जिसमें लोग सीधे भाग नहीं लेके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। अब हम सरकार को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कहा जा सकता
जब तक देश के सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार न हो, क्योंकि हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार की जो शक्ति होती है वो वोट में होती है, मत में होती है। लेकिन अगर सभी लोगों को मत नहीं देने का अधिकार होगा तो आधे लोग ही सरकार चुनेंगे। इससे क्या होगा, इससे सभी लोगों की भागीदारी नहीं होगी और वह लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक समूह का तंत्र कहलाएगा। यानी कि कुछ लोगों ने ही सरकार के लिए प्रतिनिधि चुने हैं, बाकी लोगों ने तो उसमें भाग ही नहीं लिया। इसलिए लोकतंत्र की ये सबसे बड़ा लक्षण है कि उसके लिए हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो कि वयस्क हैं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वो सभी अगर मतदान करते हैं तभी लोकतंत्र कायम होता है। तभी हम कहेंगे कि ये सही अर्थों में लोकतंत्र है। वरना तो क्या होगा, कुछ ही लोग वोट डालेंगे तो कुछ ही लोगों का ही तो मत है, बाकी लोगों ने तो वोट किया ही नहीं। तो लोकतंत्र में यह बहुत जरूरी होता है। वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष हुए। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये मतदान का जो अधिकार है इसके लिए किस तरीके से संघर्ष हुए। तो बच्चों, इसमें क्या है कि जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें पहले कार्य करती थी देश में, उसमें ये होता था कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, यानी कि जो पैसे वाले थे, संपत्ति वाले थे, उनको ही अधिकार दिया गया था। हमारे भी आज़ादी से पहले ऐसा ही था, पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। बाकी बचे हुए लोग, जिसमें अशिक्षित लोग जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनमें महिलाएं जिनको भी कोई अधिकार नहीं दिया गया, गरीब लोगों को भी बिल्कुल मत देने का अधिकार नहीं दिया। तो हमारे देश में भी आज़ादी से पहले ऐसा ही था। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें तो अधिकांश लोग भाई गरीब भी हैं, अशिक्षित हैं, महिलाएं हैं। उस समय आज़ादी के बाद की बात है तो आधे लोग ही सरकार चुनते थे। तो ये बहुत गलत था और इसके लिए बहुत सारा संघर्ष किया गया हमारे देश में, और इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों ने भी कार्य किया। यानी कि अगर हम इसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि प्रारंभ में लोकतांत्रिक सरकारें औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे, केवल पढ़े लिखे और संपत्ति वाले ही वोट देते थे। ऐसे में देश गिने चुने लोगों के निर्णय पर चलता था। भारत में आज़ादी से पूर्व मतदान के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जनता ने संघर्ष किया। इसका उदाहरण आप अपनी कक्षा में देख सकते हो। अगर मान लो कक्षा में ये हो कि बार बार 4-5 विद्यार्थियों को ही खड़ा करके कार्य करवाया जाए, बाकी बच्चे कुछ भी नहीं करें, तो इसमें क्या होगा, वो 4-5 जो लोग हैं वो ही सारे कार्य कर रहे हैं कक्षा के, बाकी लोग क्या है, बैठे हैं, उनका तो कोई सुना ही नहीं दे रहा। तो पूरी कक्षा का भाग लेना क्यों जरूरी है, ताकि सभी लोगों की भागीदारी बने और सभी लोगों के माध्यम से पूरी कक्षा का कार्य किए जाएं, जो भी प्रतियोगिता की जाए। तो इसी तरीके से लोकतंत्र में भी यही है कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। जब ये अधिकार नहीं था तो हमारे देश में इसके लिए संघर्ष हुए, और इसके अंदर गांधी जी समेत बहुत सारे नेताओं ने ये संघर्ष किया, और गांधी जी ने भी ये माना कि हमारे देश में मतदान का अधिकार देना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने 1931 में यंग इंडिया, एक पत्रिका चलती थी, पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। 1931 में उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था और कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है या पर संपत्ति है या निष्ठा है, शिक्षा नहीं है, यहाँ पे ये शिक्षा है बच्चों, या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। गांधी जी ये कह रहे हैं, ये बात तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पैसे वाले और पढ़े लिखे तो वोट दे सकते हैं, या जिसके पास चरित्र तो है और शिक्षा नहीं है तो वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। गांधी जी का ये मानना है कि भाई गरीबी कोई गुनाह थोड़ी है, अगर ये होता है कि ये गुनाह है इसलिए वो वोट नहीं दे सकता, ये बात तो बिल्कुल गलत है। इस बात से गांधी जी कहते हैं कि मैं सहमत नहीं हूं। उनका यही मानना है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने की आवश्यकता है। अब बच्चों, हम ये देख सकते हैं कि ये जो मताधिकार है इसके लिए हमारे देश में ही संघर्ष नहीं हुआ, बाकी और देशों में भी इसका संघर्ष हुआ है। इसके लिए हम ये उदाहरण देख सकते हैं बच्चों कि इस उदाहरण के तहत यूरोप के जैसे विकसित देश थे, उनमें भी मताधिकार के लिए
बहुत सारे संघर्ष हुआ था और ये संघर्ष किया था महिलाओं ने। महिलाओं ने क्यों संघर्ष किया था बच्चों? क्योंकि यूरोप के बहुत से विकसित देश थे, उनके अंदर सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए महिलाओं ने आंदोलन किया। अब ये आंदोलन हुआ कब बच्चों? कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, हमारे प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों का युद्ध हुआ था बच्चों, जिसको आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जितने भी पुरुष थे वो युद्ध करने चले गए, ठीक है। पीछे से जो भी विकसित देश थे जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, वहां पर जो भी कार्य करते थे पुरुष जो भी कार्य करते थे, मान लो कोई रेलगाड़ी चलाने का, बस चलाने का, या जो भी ऑफिस में काम करने का जो भी कार्य करते थे पुरुष, तो वो सभी पुरुष तो चले गए युद्ध में। तो उनके सभी कार्यों को किया किसने? महिलाओं ने। सारी जिम्मेदारी महिलाओं ने उठाई, बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य किया। लोगों ने देखा कि महिलाएं तो बहुत अच्छे से कार्य कर सकती हैं, ऑफिस भी चला सकती हैं, परिवहन का कार्य भी कर सकती हैं, शासन चलाने का भी कार्य कर सकती हैं, तो लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन महिलाओं के मस्तिष्क में एक बात आई कि जब हम ये सारे कार्य कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं, तो फिर हम वोट भी डाल सकते हैं, क्योंकि वोट डालने का अधिकार सिर्फ किसको है? पुरुषों को। तो इसलिए यूरोप और इंग्लैंड, अमेरिका के जो लोग थे, जो महिलाएं थी, उन्होंने संघर्ष किया और इस संघर्ष को कहते हैं महिला मताधिकार आंदोलन। क्या कहा जाता है? महिला मताधिकार आंदोलन, यानी कि वोट देने के अधिकार के लिए आंदोलन ये किया गया और इसे सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। यानी कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं के द्वारा जो मत के लिए, मताधिकार के लिए जो आंदोलन किया गया, उसे सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। और यह सफ्रेज मूवमेंट इतना अधिक विस्तृत रूप ले लिया इसने कि अंत में अमेरिका को भी और इंग्लैंड को भी, अमेरिका ने 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया और इंग्लैंड ने 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। तो इस तरीके से बच्चों हम ये देख सकते हैं, यहां पर आप एक चित्र भी देख सकते हो। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि महिलाएं, वोट्स फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए भी मताधिकार होना चाहिए। ये चित्र आप देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे देश में महिलाओं ने आंदोलन किया। तो इस तरीके से अमेरिका में 1920 के बाद में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और इंग्लैंड में 1928 के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं है जहां पर इस अधिकार के लिए संघर्ष किया गया, बल्कि और विकसित देश भी है जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड भी आता है, वहां पर भी ऐसे लोगों के द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष किए गए जिनको ये अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, जिसमें महिलाएं प्रमुख थी। तो इस तरीके से लोकतंत्र बच्चों तभी सफल होता है जब सभी लोग यहाँ पर मत दें और उन्हें मताधिकार प्राप्त हो। तो ये पूरा जो अध्याय है बच्चों, ये हमारा सरकार से संबंधित था। यानी कि सरकार किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत हमने मत के जो मूल्य था उसके बारे में जाना कि किस तरीके से हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये अधिकार होता है और ये एक हथियार होता है, एक ताकत होती है जिससे सरकार को चलाया जा सकता है, सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। ये पूरा हमने इस अध्याय के तहत जाना, जिसमें हमने सरकारों के स्तरों के बारे में जाना, सरकार के प्रकारों के बारे में जाना, सरकार के कार्यों के बारे में जाना। मैं समझती हूँ ये पूरा अध्याय आपको बहुत भली भांति से समझ में आया होगा बच्चों। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार देखकर बार बार अभ्यास करके अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। साथ ही अपने आसपास की घटनाओं पर भी आप ध्यान रखकर सरकार की कार्य प्रणाली को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, इसके अगला जो भाग है बच्चों वो हमारे प्रश्नोत्तर से संबंधित है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।